हमने इस कोर्स के पहले 2 चैप्टर्स में सिर्फ कूलम्स लॉ को ही यूज़ करना सीखा है। यानी जो 25 चैप्टर था, उसमें हमने कूलम्स लॉ को डेवलप किया था और फिर ये देखा था कि कूलम्स लॉ की मदद से हम फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक चार्ज की दूसरे चार्ज के ऊपर या फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की। जो चैप्टर 26 था उसमें हमने कूलम्स लॉ को ही फर्दर एक्सटेंड किया और कूलम्स लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन किया। और फिर हमने बिल्कुल वही सारा प्रोसेस रिपीट किया जो हमने 25th चैप्टर में किया था, यानी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैलकुलेट किया और फिर जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैलकुलेट किया। हमारा जो ये चैप्टर है ये गॉसेस लॉ के रिलेटेड है। गॉसेस लॉ जो है, गॉसेस लॉ, गाउसेस लॉ, गॉश लॉ, पीपल प्रोनाउंस इट डिफरेंटली, एवरीथिंग वर्क्स। तो जो गाउसेस लॉ है ये हमारे पास एक और तरीका है जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन कूलम्स लॉ एंड गॉसेस लॉ, लेकिन इट्स प्रेफरेबल कि अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप गॉसेस लॉ को यूज़ करते हैं बिकॉज इट हैज़ मैनी मोर एडवांटेज ओवर कूलम्स लॉ। आल्दो गॉसेस लॉ जो है इट्स वेरी लिमिटेड कंपेयर टू कूलम्स लॉ, यानी कूलम्स लॉ को आप किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लागू कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन जो गॉसेस लॉ है ये, जैसे कि अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे चल के देखेंगे, इट्स लिमिटेड टू ओनली दोज केसेस इन विच वी हैव सिमिट्री। I mean, it's not limited, we can use it for all kind of configurations, लेकिन सिर्फ सिमेट्रिकल कन्फिगरेशन में इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा यूज़फुल है कंपेयर टू कूलम्स लॉ। अगर हम नॉन सिमेट्रिकल कन्फिगरेशंस के लिए इसको इस्तेमाल करें तो फिर शायद हमें उससे भी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़े जो एफ़र्ट हम कूलम्स लॉ में करते हैं। और कूलम्स लॉ में अब आप 26 चैप्टर में देख के आए हैं कि समटाइम्स प्रॉब्लम जो हैं वो कितने लेंथी हो जाते हैं या उनकी मैथमेटिक्स जो है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हम उनको सॉल्व करना चाहते हैं। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर हमारे पास कूलम्स लॉ पहले से मौजूद है और उसको इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फिर हम गॉसेस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, इसको क्यों सीखना चाह रहे हैं? तो इसके बहुत सारे जवाब हैं और सबसे सिंपल जवाब तो ये है कि ऑफ कोर्स इट गिव्स अस अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर वे जो है वो आसान है। लेकिन इसके कुछ और एडवांटेज भी हैं। मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा है कि कूलम्स लॉ जो है या तो वो स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर यूज़ होता है, यानी स्टैटिक चार्जेस के ऊपर यूज़ होता है, या फिर ऐसी सिनेरियोज़ के ऊपर, ऐसे सिस्टम्स के ऊपर जिनमें चार्जेस बहुत स्लोली मूव कर रहे हो। दिस इज़ वन एडवांटेज। जो दूसरा एडवांटेज है वो ये है कि अगर प्रॉब्लम में किसी तरह की कोई सिमेट्री पाई जाती है तो गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करके हम उस प्रॉब्लम को विदिन 2 to 3 लाइंस सॉल्व कर लेते हैं, या फिर यूँ कहें कि कूलम्स लॉ के मुकाबले में बहुत कम कंप्यूटेशन से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज ये है कि गॉसेस लॉ जो है ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के सिस्टम्स की उन चंद इक्वेशंस या उन चंद लॉज में आता है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आगे चल के। इट्स अर्ली, लेकिन यकीनन आपने नाम सुन रखा होगा मैक्सवेल इक्वेशंस का। तो जो कूलम्ब लॉ है, जो गॉसेस लॉ है, इट्स पार्ट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस, इट इज़ वन ऑफ द इक्वेशंस इन मैक्सवेल इक्वेशंस। और इसलिए चूँकि इसके आगे यूज़ बहुत ज़्यादा हैं तो इसको प्रेफर किया जाता है कि हम इसको यूज़ करें। और फाइनली अगर आप देखें तो गॉसेस लॉ इज़ मोर जनरलाइज्ड लॉ दैन कूलम्स लॉ। पॉइंट बीइंग कि आप कूलम्स लॉ को गॉसेस लॉ से डिराइव कर सकते हैं और ये डेरिवेशन मैं करूँगा इस चैप्टर में। इससे पहले कि हम इस चैप्टर में मज़ीद आगे चलें, हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ना ज़रूरी है। तो हम पहले इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और ये कॉन्सेप्ट वेक्टर फील्ड का है। दरअसल जो मेन पर्पज़ है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्पज़ हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया है लास्ट चैप्टर में कूलम्स लॉ को यूज़ करते हुए। इस चैप्टर में हम गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक फील्ड की स्पेशल काइंड में आता है जिसको हम वेक्टर फील्ड कहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जनरलाइज कैटेगरी में आता है वेक्टर फील्ड्स की, तो इसलिए हमें वेक्टर फील्ड्स क्या होते हैं इस कॉन्सेप्ट को पहले जान लेना ज़रूरी है। मैंने आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था चैप्टर 26 के स्टार्ट में। उसमें मैंने आपको वेक्टर फील्ड का भी बताया था, स्केलर फील्ड्स का भी बताया था बहुत डिटेल में। बट लेट्स क्विकली गो ओवर द न्यू आइडिया कि अगर हमारे पास वेक्टर फील्ड हो तो हम उसका फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं। वेक्टर फील्ड का आपको पता है चैप्टर 26 का ये पहला लेक्चर था, आप उसको चाहें तो फिर से सुन लें, बट आई एम श्योर कि आपको चूँकि अब आइडिया हो चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही असल में एक वेक्टर फील्ड होता है। अब हम देखना चाहते हैं कि किसी भी वेक्टर फील्ड का फ्लक्स क्या होता है। तो वेक्टर फील्ड की एक एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, बट जस्ट लेट्स डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड फ्रॉम अ सिंपल एग्जांपल। और वो सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं वेलोसिटी फील्ड की। जैसे मैंने आपको जो मैं वीडियो भी रेफ़र कर रहा हूँ कि चैप्टर 26 का पहला चैप्टर, पहला लेक्चर, उसमें भी मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी थी कि जब किसी नदी में पानी फ़्लो हो रहा होता है तो आप उस पानी की अगर वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर लेते हैं और उसकी डायरेक्शन लेते हैं तो वो हमें एक वेक्टर फील्ड देता है। वो वेक्टर फील्ड की एग्जांपल है कि ये कोई ऐसे फील्ड है जिसकी कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है हर पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल जैसे आप वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, और इसकी कोई ना कोई ख़ास डायरेक्शन होती है हर पॉइंट के ऊपर। इसको आप वेक्टर फील्ड कहते हैं। तो इसके लिए आप इस डायग्राम को कंसीडर करें। इस डायग्राम में आप देखें तो हमें कुछ लाइंस दिखाई हुई हैं और उसके सामने हमने कुछ इमेजिनरी सरफेस रखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं जो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ये एक वेक्टर फील्ड की लाइंस है। और मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आप पानी का जो फ़्लो होता है उसको वेक्टर फील्ड कंसीडर कर सकते हैं। तो आप इसको यूँ समझें कि ये हमारे पास वाटर फ़्लो ही है, बिल्कुल जैसे नदी के किनारे आप बैठे होते हैं और उसमें पानी फ़्लो कर रहा होता है किसी एक डायरेक्शन में। अब उसमें अगर आप सरफेस रख दें, कोई भी इमेजिनरी सरफेस, कोई भी रिंग आप या स्क्वायर कंसीडर कर लें, अगर आप उस पानी के अंदर रखते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें से पानी जो है वो गुजरेगा। तो ये लाइंस जो है ना, फ़र्ज़ करें कि ये पानी की लाइंस हैं और उस सरफेस में से गुजर रही हैं। तो जो पहला हमारे पास सिनेरियो है वो ये वाला केस है जिसमें हमारे पास जो सरफेस है इट्स अ स्क्वायर, लेट्स कॉल इट अ स्क्वायर। तो इस केस में जो सरफेस है ये हमारे पास परपेंडिकुलर पड़ी हुई है इस जो पानी की फ़्लो की डायरेक्शन है उसके। तो अब हम इसको आसान बनाने के लिए, इंट्यूटिव इमेज बनाने के लिए यूँ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पानी वैसे तो एक कंटीन्यूअस मिक़दार है जो कंटीन्यूअसली फ़्लो कर रही होती है। लेकिन आप फ़र्ज़ करें कि जो पानी है वो लाइंस की सूरत में है। लाइंस की सूरत में इमेजिन करना अगेन ईज़ी है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ें, कोई भी फील्ड ले लें, उसको आप लाइंस की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास वाटर की लाइंस हैं और उनके सामने ये सरफेस पड़ी हुई है, तो इस सरफेस के अंदर से कुछ लाइंस गुजरती हैं। तो यहाँ से हम फ्लक्स डिफाइन करते हैं। फ्लक्स किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का होता है। क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो हम जो वेक्टर क्वांटिटी बजाते खुद है ना, उसको v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, और चूँकि मैं यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी है, चूँकि मैं यहाँ पे पानी की मिसाल ले रहा हूँ और उसमें वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी है, तो ये पानी की वेलोसिटी है। ओके, और जो वेक्टर फील्ड है हमारा वो v है। तो आप फ्लक्स को इस पहली डायग्राम में जो हमारे पास ये वाली है, पहले वाली, लेट मी शो इट हियर, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ इस वेक्टर फील्ड की लाइंस हैं जो इस जो सरफेस हमने रखी है उसका कुछ एरिया है और उसमें से गुजर रही हैं। तो आप फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। अब ये फ्लक्स की डेफिनेशन है हमारे पास। फ्लक्स का सिंबल ये सिंबल है, इसको कहते हैं फाई, ये ग्रीक लेटर है और इसको पढ़ते हैं फाई, PHI। और फ्लक्स की डेफिनेशन ये की जाती है कि जितनी भी हमारे पास वेक्टर फील्ड लाइंस हैं वो इस एरिया में से जो गुजर रही हैं उसको हम फ्लक्स डिफाइन करते हैं। दिस इज़ अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पे वेक्टर फील्ड हमारे पास v है, जो हमने उसके सामने सरफेस रखी है, उसका एरिया a है। इसको स्क्वायर कंसीडर कर लें तो उसका एरिया जो भी उसकी साइड लेंथ है l स्क्वायर बन जाएगा अगर साइड लेंथ l है तो। बट हम उसमें नहीं जा रहे, सिर्फ हम एक जनरल केस ले रहे हैं कि एरिया जो है उस सरफेस का a है और वेक्टर फील्ड जो हमारे पास v है। तो आप फ्लक्स को डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया विच इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर फील्ड।
ओके। अब ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है हमने, वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर। ये पहला केस था, जस्ट सिंपल डेफिनेशन आप याद रखें कि जब भी हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड होता है तो उस वेक्टर फील्ड की जो लाइंस हैं, जितनी लाइंस उस के सामने रखे एरिया में से, और वो जो एरिया एलिमेंट है वो हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है, उसके अंदर से गुजरती हैं, उसको आप वेक्टर फील्ड कहते हैं। अब ये दूसरी डायग्राम देखें, इसको अब हम जनरलाइज करने लगे हैं। ये है दूसरी डायग्राम। तो हमने ये जो पहली डायग्राम का हमारे पास एरिया एलिमेंट था ना, अब उसको हमने टिल्ट कर दिया है। ठीक है, अब टिल्ट इस तरह किया है कि ये जो ओरिजिनल इसकी डायरेक्शन थी ये वाली, इस डायरेक्शन में अगर हम इसकी प्रोजेक्शन लें, प्रोजेक्शंस का आपको पता है, जब आप वेक्टर की प्रोजेक्शंस लेते हैं इसका सिंपली मतलब यही होता है कि आप किसी एक एक्सेस के ऊपर उसके कंपोनेंट्स ड्रा कर रहे हैं। तो अगर हम इस, जिसको अब हमने टिल्ट कर दिया, ये वेक्टर एरिया, इसकी प्रोजेक्शन लें तो इसकी प्रोजेक्शन हमारे पास ये वाली बनती है। और हमने यहाँ पे जो एंगल है वो ये वाला एंगल जो है ये थीटा डिफाइन किया है। आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल हम थीटा डिफाइन करें तो ऑफ कोर्स ये इस ट्राइएंगल का, अगर आप इस लाइन के ऊपर देखें जो यहाँ पे है ये वाली लाइन, इस ट्राइएंगल की जो ये वाली साइड है ये हाइपोटेन्यूज है, और ये वाली जो साइड है ये बेस है। और बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो एंगल होता है उसमें आप देखें तो अब जो ये वाली साइड है ना, हमारे पास ये ए कोसाइन थीटा बनेगा, जो सिंपली राइट एंगल ट्राइएंगल का रूल है। तो जो इंटरेस्टिंग थिंग है यहाँ पे नोट करने की वो ये है कि हमने अब एरिया को टिल्ट किया था इस तरह के वो कोई एंगल थीटा बनाता है बेस के साथ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नोट करने की, वो अगर आप नोट करें तो हमने देखना है कि कितनी लाइंस गुजर रही हैं इन दोनों केसेस में। एक ये केस जो हमारी ओरिजिनल सरफेस थी, और अब एक ये वाली सरफेस जो एक कोसाइन थीटा बनी है। अगर हम लाइंस ऑफ फील्ड गिने तो ये 1 2 3 4 और 5 लाइंस गुजर रही हैं। 5 लाइंस इस सरफेस में भी गुजर रही हैं और इस सरफेस में से भी गुजर रही हैं। अगर हम इस सरफेस को कंसीडर करें तो हमारे पास फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, सिंपली v टाइम्स ए। लेकिन क्योंकि फील्ड लाइंस सेम गुजर रही हैं दोनों में से, उस सरफेस में से भी जिसका एरिया ए है और उस सरफेस में बी सी जिसका एरिया ए कोसाइन थीटा है, क्योंकि फील्ड लाइंस सेम है तो इसका मतलब है फ्लक्स सेम है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हम इस सिनेरियो में सिंपली यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये जो दूसरी डायग्राम है, इस केस में हमारे पास यही चीज़ जो है फ्लक्स, इसको हम लिख सकते हैं वी ए कोसाइन थीटा, क्योंकि अब जो एरिया है जिसमें से ये वेक्टर फील्ड वी पास कर रहा है वो ए कोसाइन थीटा है, ए की बजाय। ओके, ये मैंने सिंपली ए को ही ए कोसाइन थीटा लिखा है इस आर्ग्यूमेंट की बेस पे कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स दोनों सिचुएशंस में सेम है। एक और चीज़ भी आप नोट करें कि मैं फ्लक्स की यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ओके, बिकॉज इट्स स्केलर क्वांटिटी। और मैं क्योंकि सिंपली बाय डेफिनेशन इसको नंबर ऑफ फील्ड लाइन थ्रू एन एरिया कर रहा हूँ, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी, इट्स जस्ट अ नंबर। तो ये जो पहली दो डायग्राम्स है ना, इनमें मैंने सिर्फ मॉडिफाई किया है, मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं की, ये दोनों डेफिनेशंस इक्विवेलेंट है। सिर्फ मैंने आपको ये शो किया कि जैसे हमने फ्लक्स को डिफाइन किया है कि फील्ड लाइंस टाइम्स या वेक्टर फील्ड टाइम्स एरिया जो है, उसको सिंपली मैंने दूसरी डायग्राम में ये दिखाया है कि फील्ड लाइंस चेंज नहीं होती तो आप ए को ए कोसाइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब ये डेफिनेशन जो है ना ये थोड़ी सी ज़्यादा जनरलाइज्ड है। वो इस तरह के, अगर आप ये तीसरी डायग्राम के ऊपर देखें तो तीसरी डायग्राम में एरिया एलिमेंट जो है वो परपेंडिकुलर पैरेलल पड़ा हुआ है फील्ड लाइंस के, यानी कोई भी फील्ड लाइन इसके अंदर से नहीं गुजर रही। अगर कोई भी फील्ड लाइन नहीं गुजर रही तो बाय डेफिनेशन हमारा फ्लक्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली अब यहाँ पे हम इसको और जनरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने फ्लक्स की डेफिनेशन ये लिखी है। तो अगर हमने इस टर्म को ज़ीरो करना है इस तीसरे केस के लिए, तो हमें पता है v ज़ीरो नहीं है, a ज़ीरो नहीं है, कोसाइन थीटा वाली टर्म जो है ये ज़ीरो हो सकती है। तो हमें कोसाइन थीटा को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लाजमी तौर पे थीटा को 90 लेना पड़ेगा, क्योंकि कोसाइन 90 ज़ीरो होता है। तो उसी फ्लक्स की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए, ये दरअसल मैं ये जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारे पास ये कोसाइन थीटा कहाँ से आ गया, ये डॉट प्रोडक्ट कहाँ से आ गया। डॉट प्रोडक्ट का शो होना या कोसाइन थीटा का शो होना, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल थिंग। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम फिज़िक्सदान हैं, हम फिज़िसिस्ट हैं, और हमारे पास कोई फिज़िकल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए मैथमेटिक्स को बिल्ड करने के लिए। और फिज़िकल आर्ग्यूमेंट्स जो है इस केस में वो हमारी डेफिनेशन है कि हमने फ्लक्स को कैसे डिफ़ाइन किया है। हमने जो फ्लक्स को डिफ़ाइन किया है उसकी डेफिनेशन सिंपली हमारे पास वी ए बनती है।
लेकिन फिर हमने उसी डेफिनेशन को एक्सप्लॉइट करते हुए ये यूज़ किया है कि इसी चीज़ को वी ए को साइन थीटा भी लिखा जा सकता है। और अब इस कॉन्सेप्ट से हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, अगेन डेफिनेशन को यूज़ करते हुए कि अगर हमारे पास ये वाला सिनेरियो हो, ये वाला, तो इस केस में तो फ्लक्स ज़ीरो बनता है। तो अब हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि हम थीटा की कौन सी वैल्यू यूज़ करें। दरअसल अगर आपको याद हो तो इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं वी डॉट ए, क्योंकि कोसाइन थीटा जो है वो डॉट प्रोडक्ट की वजह से शो होता है। और डॉट प्रोडक्ट लिखने से हमें ये चीज़ ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है कि एंगल जो है वो किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान है, वेलोसिटी और एरिया के दरमियान। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो एरिया है इसको हमें एज वेक्टर ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, तो जब हम एंगल डिफाइन कर रहे हैं तो हम दरअसल एरिया को वेक्टर प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो एरिया को हम वेक्टर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास एरिया को वेक्टर डिफाइन करने से पहले ज़रा इस सिनेरियो को देख लें कि फ्लक्स ज़ीरो कैसे होता है। एक ही सूरत में ज़ीरो होता है कि फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो ये है, तो इसका मतलब है कि जो एरिया की डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर हो, यानी एरिया और वी के अंदर जो एंगल है वो ज़ीरो हो। तो आप देखें कि यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक डेफिनेशन को एक्सप्लोइट करते हुए कितने पॉइंट्स अखज़ कर लिए हैं कि आप वी ए कोसाइन थीटा भी लिख सकते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट या कोसाइन थीटा नेचुरली शोज अप फ्रॉम द डेफिनेशन। अब इसके बाद ये सवाल करना इंतहाई, ओके मैं अब और कुछ नहीं कहता, लेकिन ये सवाल करना बनता ही नहीं है कि कोसाइन थीटा कहाँ से आया है। सेम इज़ द केस विद डॉट प्रोडक्ट। जहाँ पे भी आप डॉट प्रोडक्ट्स देखते हैं, जो सिंपल अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में कोसाइन थीटा कहाँ से आ जाता है, इट कम्स फ्रॉम द फिजिकल रीजनिंग, नॉट मैथमेटिक्स इज़ नॉट द प्रॉब्लम। जब हम फिजिकल रीजनिंग देते हैं तो हम फिजिक्स कर रहे होते हैं, उस फिजिक्स को मैथमेटिकल हमने फॉर्म तो देनी होती है, शक्ल तो देनी होती है, तो मैथमेटिक्स उसके रिजल्ट में शो आती है, जो शो होती है, जो हमारा फिजिकल आर्गूमेंट होता है। सो ये सवाल नहीं बनता कि कोसाइन थीटा कहाँ से आया, ये साइन थीटा कहाँ से आया। इस तरह तो फिर आप हर मैथमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर कह दें कि अच्छा ये इक्वेशन कहाँ से आई है। ऑफ कोर्स वो इक्वेशन हम डिराइव करते हैं किसी न किसी अजम्पशन की बेस पे, ठीक है, और वो अजम्पशन फिजिकल होती है। एनीवे, तो यहाँ पे आप देखें कि हमने इस डायग्राम तक पहुँचते पहुँचते एरिया को ये भी देख लिया कि एरिया एलिमेंट जो है इसको वेक्टर होना पड़ेगा। अब वेक्टर होना पड़ेगा तो चलो मैग्नीट्यूड तो इसकी मान सकते हैं, जो भी एरिया की वैल्यू होगी वो मैग्नीट्यूड होगी। अब हम इसको डायरेक्शन कैसे दें? और फिर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी एरिया जो है, जैसे ये वाला एरिया है, बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे ये मेरा आई पैड है। तो आई पैड की सरफेस जो है इसका एरिया ऊपर भी है और नीचे भी, इसकी क्योंकि इसकी दो साइड्स हैं, सेम एरिया है। ओके, तो अब हमें डायरेक्शन भी डिफाइन करनी है कि क्या हम ये डायरेक्शन डिफाइन करें एरिया की या डाउन वाली डायरेक्शन डिफाइन करें, बिकॉज बोथ आर इक्वल पॉसिबिलिटीज़। तो ये हमारी फ्रीडम होती है कि आप किसको पॉजिटिव डिफाइन करते हैं, किसको नेगेटिव डिफाइन करते हैं। ऑफ कोर्स अगर एक की तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी की तरफ नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बट यहाँ पे आप देख लें कि जो एरिया है उसको भी हमने ये देख लिया कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं और इसकी कोई ना कोई ख़ास डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्शन जनरली इसकी इस तरह डिफाइन की जाती है कि अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो जो काउंटर क्लॉकवाइज अगर आप कर्ल कर रहे हैं तो फिर जो थंब की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव एरिया की डायरेक्शन होगी। तो इस हिसाब से जो मेरी आईपैड की ये टॉप वाली सरफेस है इसके लिए एरिया पॉजिटिव बनता है, और बॉटम सरफेस के लिए चूँकि मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा तो ये एरिया है वो एरिया की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव बनती है। तो दैट्स इट, दिस इज़ द मोस्ट बेसिक आइडिया ऑफ फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड, और ये इसकी एक्सप्रेशन है। और अब आपको पता है आप इसको v डॉट ए भी लिख सकते हैं, और ये सारा काम जो है ये इस चौथी डायग्राम में दिखाया गया है कि अब आपका अगर जो एरिया एलिमेंट है वो रैंडमली कोई भी एंगल बनाता है वेक्टर फील्ड के साथ, तो आप उसको फ्लक्स को लिख सकते हैं v डॉट ए, और जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास सिंपली क्या आएगा, जो एंगल होगा वो वेक्टर फील्ड और एरिया एलिमेंट के दरमियान होगा। तो ये v डॉट ए हो गया हमारे पास, और हमने ये देख लिया कि एरिया एलिमेंट जो है उसकी डायरेक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हैं। दैट्स इट, दैट्स द इंटायर आइडिया ऑफ वेक्टर फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड। एंड मैंने इसके ऊपर जितना टाइम लगा दिया है, आई वॉज थिंकिंग कि इससे बहुत कम टाइम लगेगा, बट स्टिल आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। और इस जनरल इस मोर जनरल थिंग, इट्स नॉट जस्ट दिस के फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। यू हैव सीन के आई हैव ट्राइड टू आंसर कि आप किस जो डॉट प्रोडक्ट या ये क्रॉस प्रोडक्ट या ये चीज़ें होती हैं ये सारी हमारे पास आती कहाँ से हैं। इट्स इट दे एक्चुअली इमर्ज फ्रॉम फिजिकल रीजनिंग जो हम दे रहे होते हैं अपने प्रॉब्लम के लिए, ये फार्मूला डेवलप करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट कि कोसाइन थीटा कहाँ से आ जाता है या साइन थीटा कहाँ से आ जाता है या कोई भी फार्मूला कहाँ से आ जाता है। दे आर बेस्ड ऑन आवर कंसिड्रेशन सपोजिशंस, और उसको बुनियाद बना के हम जो भी
मैथमेटिक डेवलप करते हैं उससे ये फार्मूलाज आते हैं। तो हमारे पास फ्लक्स की डेफिनेशन आ गई है, इट्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फील्ड एंड एरिया एलिमेंट। अब ये जो लास्ट डायग्राम है असल में ये एक प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। और आप देख रहे हैं कि ये वाली जो लास्ट डायग्राम है ना, ये पहली 4 डायग्राम से मुख्तलिफ है। पहली 4 डायग्राम में हमने सिर्फ जो फ्लक्स है ना वेक्टर फील्ड का, उसको डेवलप किया है कि उसकी डेफिनेशन क्या है और इसका आइडिया क्या है। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं कि अगर आप इन 4 डायग्राम्स में देखें तो ये सारी की सारी ओपन सर्फेसेस थी। इट्स अ स्क्वायर इज अ ओपन सरफेस। व्हाट इफ के हमारे पास हम बहुत सारी स्क्वायर्स को मिला के लेट्स से क्यूब बना देते हैं, तो दैट इज़ अ क्लोज्ड सरफेस। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है क्लोज सरफेस, और इसमें आप देख लें इसकी 5 सरफेस हैं और 5 सरफेस के लिए एरिया एलिमेंट दिखाए गए हैं। ये A1 की डायरेक्शन है, ये A2 की डायरेक्शन है, ये A3 की डायरेक्शन है, ये A4 की है, ये A5 की है। तो सवाल ये है कि चूँकि हमारे पास ये क्लोज्ड सरफेस है, हमारे पास कोई भी शेप बन रही है लेकिन वो क्लोज्ड है और उसकी 5 सरफेस हैं और पांचों सरफेस के लिए उसका जो डायरेक्शन है एरिया लिमिट की वो दिखाई गई है। वेक्टर फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमें पहले से पता है। तो इस केस में हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी फ्लक्स की डेफिनेशन थी। तो यहाँ से हमारा जो फ्लक्स है ना वो जनरलाइज्ड हो जाता है। जनरलाइज्ड ये हो जाता है कि अगर हमारे पास मोर देन वन सरफेस हो तो हमारा फिर जो फ्लक्स का फार्मूला बनेगा, हम गोना यूज़ अ डिफरेंट कलर। तो अगर हमारे पास मोर देन वन सरफेस हो तो फिर जो फ्लक्स का फार्मूला बनेगा फाई टोटल, वो क्या होगा, सम ऑफ फ्लक्स ऑफ इंडिविजुअल सरफेसेस। तो ये हमारे पास बन जाएगा समेशन, और हमने फील्ड को वी आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अब जो एरिया एलिमेंट है उसको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो सम है वो आई के ऊपर है। आई जो है यहाँ पे ये नंबर ऑफ सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस स्पेशल केस के लिए ये वाली जो एग्जांपल मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए हमारे पास 5 सरफेस हैं, तो इसका मतलब है कि इस केस के लिए जो फाई टोटल है ना वो हमारे पास क्या बन जाएगा, V1 डॉट A1 प्लस V2 डॉट A2 प्लस V3 डॉट A3 प्लस V4 डॉट A4 प्लस V5 डॉट A5। और चूँकि ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो लेट मी पुट वेक्टर साइंस ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दीज। तो ये अब हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जितनी नंबर ऑफ सरफेस हैं आई जो है वो उतनी वैल्यूज़ ले लेता है, और समेशन हमें ये बताता है कि आपने इन सब को ऐड करना है। तो और ये चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो टोटल फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी ही आएगा। तो अब हम इनको ईज़िली देख सकते हैं। आप ये देखें कि जो पहली सरफेस है इसके लिए एरिया एलिमेंट इस डायरेक्शन में है और जो वेक्टर फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, राइट की तरफ। तो एंगल जो है वो 180 बनता है और कोसाइन 180 जो है वो -1 होता है। अब वेक्टर फील्ड जो है उसकी वैल्यू हम v ले लेते हैं, एरिया की वैल्यू सिंपली a ले लेते हैं। ओके, तो हमारा जो पहला केस है इसके लिए हमारे पास जो आएगा फ्लक्स वो आता है -VA। जो दूसरा केस है उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो V2 है ना वो इस डायरेक्शन में है, जो वेक्टर फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। तो एंगल 90 है, कोसाइन 90 ज़ीरो होता है। तो जो दूसरा है उसकी वजह से फ्लक्स ज़ीरो आ जाएगा। अब अगर हम तीसरे की बात करें तो ये है हमारे पास, ये एंगल जो है थीटा बनाता है वेक्टर फील्ड के साथ। ओके, और अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो ये हमारे पास बनेगा VA कोसाइन थीटा, VA कोसाइन थीटा। अगर आप चौथे की बात करें तो जो चौथा है अगेन वो हमारे पास इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अगेन हमारे पास एंगल जो है वो 90 है, तो ये हमारे पास आता है अगेन ज़ीरो, क्योंकि चूँकि एंगल 90 है तो ये हमारे पास ज़ीरो बन जाता है। अब अगर आप A5 को देखें तो ये हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में है, चूँकि हमारे पास बॉक्स है तो उसकी बैक डायरेक्शन में जा रहा है। अगेन एंगल हमारे पास 90 बनता है, तो ये भी हमारे पास जो फ्लक्स आता है इस केस में वो भी आता है ज़ीरो। तो ये भी आता है हमारे पास +0। तो अब अगर आप देखें तो नॉन ज़ीरो हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स हैं, VA और VA कोसाइन थीटा। लेकिन मज़े की बात ये है कि अगर आप देखें यहाँ पे A3 को, तो A3 की अगर आप प्रोजेक्शन लेते हैं इसके ऊपर V की डायरेक्शन के ऊपर, तो हमारे पास जो एंगल है वो एंगल बनता है ये वाला, ये वाला। और इसकी प्रोजेक्शन जो है
इसका मतलब है वो बनेगी हमारे पास ये वाली, और ये वाली जो प्रोजेक्शन है इसमें से बिल्कुल उतनी ही फील्ड लाइंस गुजर रही हैं जितनी इसमें से गुजर रही हैं। ये दरअसल वही आर्गूमेंट है जो अभी मैंने ऊपर दिया था। और यहाँ पे जो हमारे पास एरिया की डायरेक्शन है वो बैकवर्ड है, यानी हमारे पास जो ये वी ए कोसाइन थीटा है ये दरअसल हमारे पास क्या है, वी ए है सिंपली। हाँ, इसकी डायरेक्शन बैकवर्ड नहीं है, डायरेक्शन इसकी ये वाली है, तो हमारे पास जो वी ए कोसाइन थीटा ये सिंपली हमारे पास क्या आ जाता है, वी ए आ जाता है। तो ये सारी एक्सप्रेशन जो है ये रिड्यूस हो जाती है माइनस वी ए प्लस वी ए, और हमारे पास आंसर जो आता है वो ज़ीरो आता है। तो जो इस क्लोज्ड सरफेस जो टोटल फ्लक्स है वो ज़ीरो है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है, ये हम आगे चल के देखेंगे। ओके, ये रिज़ल्ट हमें ये कहता है कि किसी भी वेक्टर फील्ड का जो फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस से वो ज़ीरो होता है अगर उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई सोर्सेज या सिंक्स ना हो। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप इसको समझें, क्योंकि हम वेलोसिटी वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं और मैंने आपको पानी की मिसाल दी थी, तो लेट्स स्टिक विद द वाटर। तो वेलोसिटी वेक्टर फील्ड की एग्जांपल में, यानी पानी के फ्लो की एग्जांपल में, सोर्सेज या सिंक्स का मतलब ये है कि ये जो हमने क्लोज्ड सरफेस ली है ये वाली, इस सरफेस के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो पानी को खींच रही हो इस क्लोज सरफेस से बाहर, या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो पानी को इसके अंदर डाल रही हो। इसको सोर्सेज और सिंक कहते हैं। सोर्सेज और सिंक का आइडिया आपको पता है, ये जो वाश बेसन है जहाँ पे आप हाथ वगैरह धोते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको सिंक भी बोलते हैं। सिंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके नीचे जो होज बना होता है जिसमें से पानी नीचे नल में जाता है, वो सिंक का काम करता है। सिंक क्या करता है कि अंदर जो पानी आ रहा है उसके अंदर बेसिन के अंदर, वो पानी वो नीचे खींच रहा है, सिंक कर रहा है, नीचे की तरफ उसको खींच रहा है, यानी वो अंदर से मटेरियल बाहर निकाल रहा है, इसको सिंक कहते हैं। सोर्स क्या होती है, जैसे वही जो टैप है, जो पानी जहाँ से आपका आ रहा है, ठीक है, उसको सोर्स बोलते हैं बिकॉज वो पानी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जब तक किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई सिंक या सोर्स ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो अंदर मज़ीद पानी छोड़ रही हो या अंदर से पानी निकाल रही हो, तब तक फ्लक्स क्लोज सरफेस के अंदर ज़ीरो होता है। अगर सोर्सेज या सिंक्स हों, यानी इस क्लोज सरफेस के अंदर आपने कोई वाटर टैप लगाई हुई है, तो वो कंटिन्यूसली पानी इसके अंदर देगी, तो जितना पानी एक तरफ से आएगा वो प्लस उसमें कुछ पानी जो वो टैप ऐड कर रही है, तो वो जो पानी बाहर निकलेगा वो जो पानी एंटर हो रहा है उससे ज़्यादा, इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर सोर्स मौजूद है। उस केस में इसका नेट फ्लक्स जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। लेकिन जब तक क्लोज सरफेस के अंदर कोई सिंक्स या सोर्सेज ना हो, उसका फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होता है, यानी जितना पानी आ रहा है एक तरफ से उतना ही दूसरी तरफ से बाहर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स के केस में इन सोर्सेज और सिंक्स को हम चार्जेस कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो है वो सोर्स का काम करता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो सिंक का काम करता है। तो जब हम अभी इधर इसी चीज़ को जब मैं अभी जनरलाइज कर रहा हूँ, दरअसल यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है। तो हमारे पास चार्जेस होंगे सोर्सेज या सिंक, तो उस केस में भी हम कहते हैं कि क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो नेट फ्लक्स उससे ज़ीरो होता है, यानी जितनी फील्ड लाइंस आ रही होती हैं उतनी ही बाहर जा रही होती हैं। लेकिन अंदर कोई चार्ज मौजूद हो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो सोर्स या सिंक का काम करता है, यानी वो एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐड करता है या उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देता है, तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो नॉन ज़ीरो होता है। तो इसी आइडिया को अब हम आगे एक्सटेंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो यहीं से हमारे पास जो फ्लक्स आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप उसको लिख सकते हैं फाई ई इक्वल्स सम ओवर आई ई आई डॉट ए आई, दैट्स इट। ये हमारे पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स आ गया। तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर फील्ड को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्लेस कर दिया है, और एरिया जो है एरिया वो वैसे ही रहा है। तो हमारे पास फ्लक्स की डेफिनेशन आ गई है। यहाँ पे हम इसको मज़ीद भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आ गई है। यहाँ पे हम इस आइडिया को, इनफैक्ट लेट मी गो स्टेप बैक, मैंने शायद थोड़ी सी जल्दी कर दी है, लेट मी गो स्टेप बैक, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो हमारे पास था डेफिनेशन टोटल फ्लक्स की, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हमने इस 5 सरफेस के लिए लिखा था ना, इस वाले के लिए। व्हाट इफ़ हमारे पास 5 सरफेस ना हो बल्कि बहुत ज़्यादा इन्फिनिटली मैनी सरफेस हों और वो किसी भी शेप की हों, बिल्कुल इस तरह ना हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी सूरत में हमारा सिंपल सा जो ट्रिक है जो हम पहले भी करते आए हैं,
वो यही है कि हम उन सारी सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, और उस केस में हमारा जो टोटल फ्लक्स है वो सम की बजाय क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा इंटीग्रल के ऊपर, और अब हमारे पास ये बन जाएगा v डॉट डी ए। तो अब हमने उन सारे स्मॉल एलिमेंट के ऊपर इंटीग्रल ले लेना है। इसकी अजम्पशन ये होती है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, कि आप उन सारे जो सारी सरफेस है उसको छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में इस तरह डिवाइड करते हैं कि हर पॉइंट के ऊपर जो एरिया एलिमेंट है वो उस पॉइंट के ऊपर, सरफेस के उस पॉइंट के ऊपर पैरेलल है इस फील्ड के, वेक्टर फील्ड के या इलेक्ट्रिक फील्ड के। और यूं जो डॉट प्रोडक्ट है इस केस में जो एंगल है वो ज़ीरो आता है हर इस केस में, लेकिन आप इसको इन जनरल नॉन ज़ीरो एंगल के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से इस डेफिनेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को भी आगे अनहांस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी इर्रेगुलर सरफेस के लिए हम जो फ्लक्स है वो किसी इर्रेगुलर सरफेस के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ई डॉट डी ए। तो ये हमारे पास फ्लक्स आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसको मज़ीद वाज़ेह करने के लिए आप ज़रा इस डायग्राम के ऊपर देखें। तो ये हमारे पास एक इर्रेगुलर सरफेस है किसी भी शेप की, लेकिन सरफेस जो है वो क्लोज है, और आप उसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये सारी गुजरती हुई देख सकते हैं। तो ये समझने के लिए कि ये हमारे पास ये वाला जो फार्मूला है ये सारा कैसे आता है, तो हमने देखें कि इस सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से एक एरिया एलिमेंट ये है, एक एरिया एलिमेंट ये है, और एक एरिया एलिमेंट ये है। सिर्फ ये 3 पैचेस लेके आपको समझाने की खातिर दिखाया हुआ है, और इनको अनलार्ज किया गया है इन डायग्राम्स में जो नीचे दिखाई गई हैं। तो आप देख लें कि चूँकि हमारे पास ओवरऑल सरफेस जो है वो इर्रेगुलर शेप की है, इट कैन बी कर्व्ड, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। लेकिन जब आप इसके बहुत छोटे छोटे पैचेस लेते हैं, इफ़ यू टेक स्मॉल इनफ पैचेस, तो वो जो पैच हैं वो बिल्कुल आपको फ्लैट नज़र आते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि हमें पता है जो अर्थ है एज अ होल इट्स स्फेरिकल, लेकिन लोकली अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द अपने कमरे में, तो आपको ज़मीन जो है वो फ्लैट नज़र आती है। इसका मतलब है कि अर्थ के रेडियस के मुकाबले में अगर हम कोई छोटा सरफेस, उसकी सरफेस का छोटा पैच लें तो इट विल बी फ्लैट। तो बिल्कुल यही रीज़न है कि हमें ये वाले जो पैचेस हैं ये फ्लैट नज़र आ रहे हैं। ये 3 सिचुएशंस हैं, ये बिल्कुल जो 3 सिचुएशन इस डेफिनेशन से राइज होती हैं वो दिखाई गई हैं हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो इस पहले पैच के केस में जो एरिया एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, तो एरिया की डायरेक्शन ये है, और आप ये एंगल देख सकते हैं ई और ए के दरमियान, और ये एंगल जो है ये एंगल 90 से ज़्यादा है, और हमें पता है कि कोसाइन 90 से ज़्यादा हो तो उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है। तो इस केस में हमारे पास फ्लक्स नेगेटिव आएगा। ये दूसरा सिनेरियो है, इसमें एंगल जो है वो 90 है, तो इस केस में फ्लक्स ज़ीरो होगा, परपेंडिकुलर का केस जो हम देख चुके हैं। और ये तीसरा सिनेरियो है जो इस डायग्राम से इस स्मॉल पैच से आता है, तो इस केस में हमारे पास एंगल 90 से कम है और कोसाइन 90 से कम जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप इस सारी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करें, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये सिंपली हमारे पास इंटीग्रल में चेंज हो जाती है, जब हमारे पास और मतलब जो समेशन है वो कंटिन्यूस हो जाती है और हमारे पास समेशन की बजाय इंटीग्रल आता है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये सिंपली आपको पता है कोसाइन थीटा से अराइज होती हैं। अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं तो आपके पास कोसाइन थीटा आएगा, और कोसाइन थीटा जो है आप उसमें थीटा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास जो फ्लक्स की वैल्यू है वो ज़ीरो, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है। दैट्स इट। सो दिस इज़ द मेन इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, एंड दिस इज़ द होल आइडिया that it is the dot product of vector field and the area element। पहली चीज़, कुछ चीज़ें आप जो इधर से अखज़ कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप क्लोज सरफेस ले रहे हैं और उस सरफेस के अंदर कोई सोर्सेज या सिंक्स मौजूद नहीं है, तो क्लोज सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो ये है कि अगर यहाँ पे एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 हो तो फ्लक्स ज़ीरो होगा, अगर एंगल 90 से ज़्यादा है तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, और अगर एंगल 90 से कम है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल that I wanted to talk about flux of a vector field in general and electric field in particular. Now let's use this फार्मूला जो हमने डेवलप किया है, और इस फार्मूला से हम देखते हैं कि हम कैसे एक्चुअली मुख्तलिफ
प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये कन्फिगरेशंस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व अ कपल ऑफ एग्जांपल्स हियर। तो ये पहली एग्जांपल है जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ फ्लक्स के रिलेटेड। इट्स अ सैम्पलर प्रॉब्लम बट इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू स्टार्ट विद। तो स्टेटमेंट ये है इसकी कि फिगर 27.3 शोज अ हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर immersed in a uniform electric field, the cylinder axis being parallel to the field. What is electric flux for this closed surface? तो एक चीज़ हमें पता है कि अभी हमने एक नतीजा ख़ास किया है कि अगर कोई सोर्सेज या सिंक्स मौजूद नहीं है उस क्लोज सरफेस के अंदर तो फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो आंसर तो हमें पहले से पता है, वी जस्ट वांट टू प्रूव इट मैथमेटिकली। तो चूँकि ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो इसकी तीन सरफेस हैं, एक कर्व्ड सरफेस है और दो जो है वो सर्कुलर सरफेस हैं जो इसके एजेस के ऊपर होती हैं। तो ये हमारे पास सर्कुलर सरफेसेस हैं दो, और तीसरी ये वाली जो है ये कर्व्ड सरफेस है। तो तीन हम ले लेते हैं स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, और वो काफ़ी होंगे हमारे पास फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो जो पहला हमारे पास एरिया एलिमेंट है, फ़र्ज़ करें कि वो हम ये वाला स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं डी ए, वो जो इस डायरेक्शन में है। तो इसको हम फाई 1 कह देते हैं लेट्स से, और फाई 1 की हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है ई डॉट डी ए। यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि हमारे पास ये दोनों क्वांटिटीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट दोनों क्वांटिटीज़ इंटीग्रल के अंदर हैं, और आप सिर्फ कांस्टेंट चीज़ों को ही इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, एंड दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया हियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गॉसेस लॉ में भी और यहाँ पे भी। तो पहले डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करें तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है और जो एरिया एलिमेंट है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में है। तो एंगल जो हमारे पास आता है वो 90 आता है, 180 आता है। तो 180 जो है वो -1 होता है, तो ये इक्वेशन जो है वो माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए हो जाएगी। अब दूसरी बात आप याद रखें कि हमें ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, विच मीन्स कि इस सारे रीजन के अंदर सिलेंड्रिकल रीजन जो है हमारा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो इट्स जस्ट अ नंबर, वी कैन टेक इट आउट ऑफ द इंटीग्रल। और ये वो आर्ग्यूमेंट है जो हमें हेल्प करता है कि हमारा जो ई है ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और हमारे पास जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, डी ए के ऊपर। और डी ए जो है वो इस सरफेस का टोटल एरिया है, तो हमारे पास जो फाई 1 है वो बन जाएगा माइनस ई ए। ओके, और ए जो है ये इस सरफेस का एरिया है, दैट्स इट, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम ये वाली सरफेस कंसीडर करें तो इसका एरिया एलिमेंट जो है वो ई की डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हैं। ओके, इसको हम फाई 2 कहते हैं, और चूँकि दोनों पैरेलल हैं तो एंगल ज़ीरो है और कॉस 0 1 होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा सिंपली इंटीग्रल ई डी ए। और हमें पता है ई जो है वो कांस्टेंट है, और एरिया जो है वो उसका इंटीग्रल लेंगे तो टोटल एरिया आएगा सरफेस का, तो ये हमारे पास प्लस ई ए आ जाएगा। अगर अब हम तीसरी कर्व्ड सरफेस लेते हैं तो आप देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, एरिया एलिमेंट की ये डायरेक्शन है, एंगल जो है वो 90 है, और हमारे पास जो फाई 3 आता है इसके लिए वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ई ए कोसाइन 90, और 90 जो है वो ज़ीरो होता है, तो इस केस में हमारे पास फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जो फाई टोटल है वो क्या आएगा हमारे पास, ई ए माइनस ई ए ज़ीरो। और ये वो बात है जो मैंने अभी की थी कि हमें पता है टोटल फ्लक्स जो है वो इससे ज़ीरो होना चाहिए, बट वी वांट टू प्रूव इट, और ऐसे आप इसको प्रूव करते हैं। सो यू सी इट्स नॉट दैट हार्ड, आई एम गोना सॉल्व अ हार्ड प्रॉब्लम नाउ, बट टिल दिस पॉइंट इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स जस्ट दैट कि आपको एरिया एलिमेंट लेना है और देखना है कि एरिया एलिमेंट और फील्ड के दरमियान कौन सा एंगल कौन सा बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने ये देखना है कि जो फील्ड है वो कांस्टेंट है, ताकि आप उसको इंटीग्रल से बाहर ले सकें। अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, कांस्टेंट ना हो, तो आप उसको इंटीग्रल के बाहर नहीं ले सकते। तो जो भी उसकी डिपेंडेंस होगी उसको इंटीग्रल के अंदर रखेंगे और उसको भी इंटीग्रेट करेंगे। इट बिकम्स little bit more complicated, but I'm going to solve a problem for you, so hopefully you will understand. तो ये एक्सरसाइज 2 है 27.2, और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है अ क्यूब विद 1.4 मीटर एजेस इज ओरिएंटेड एज शोन इन फिगर,
इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द राइट फेस इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय, तो हमारे पास ये 3 केसेस हैं। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है वो राइट फेस से कैलकुलेट करना है। तो लेट मी एक्चुअली शो दिस ऑन द डायग्राम। तो इस फेस से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, और ये जो एरिया एलिमेंट है, अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूं तो ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड टाइम्स जे यूनिट वेक्टर आता है, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है। ओके, और एरिया जो है वो हमारे पास 1.4 उसकी मीटर दी हुई है वैल्यू, तो ये उसकी वैल्यू है। वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट एट द मोमेंट, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमने सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या आता है इस पहले केस में, दूसरे केस में, तीसरे केस में, और चौथा जो डी पार्ट है। तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े, आप सिर्फ एक्सप्रेशन के ऊपर देख सकते हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट केस। सो आई एम गोना अगेन यूज़ द रेड कलर। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट केस, और इसमें आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना वो एक्स एक्सिस की तरफ है, और सारे केसेस में ना इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, आई यूनिट वेक्टर दिखाया हुआ है। तो जो पहला केस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ ई, और एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है, और अगर 90 का एंगल होता है तो इसका मतलब है कि जो पहला केस है उसमें हमारे पास जो फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, ई डॉट ए, और ये हमारे पास ई ए कोसाइन 90 बनता है, और ये हमारे पास ज़ीरो आएगा। तो पहले केस में ज़ीरो है। एक्चुअली आप इन तीनों केसेस के ऊपर, चारों ऑप्शंस के ऊपर देख के बता सकते हैं कि नॉन ज़ीरो किस केस में आएगा। जो दूसरा केस है हमारे पास, दूसरे केस में हमारे पास जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये वाली है, और ये जे डायरेक्शन में है, और ये जे डायरेक्शन में है और नेगेटिव जे डायरेक्शन में है, विच मीन्स कि इस फेस के ऊपर, ये जे फेस है ना जिससे हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो इस फेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी ना वो इनसाइड बनेगी, इस डायरेक्शन में। और अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस केस में, इस पार्ट बी में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल है वो 180 डिग्री है। तो जो फाई बनेगा वो ई डॉट ए बनेगा, और ये होगा ई ए कोज ऑफ 180 डिग्रीज़, और ये हमारे पास आएगा माइनस ई टाइम्स ए। बाकी वैल्यूज़ आपके पास दी हुई हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी, एरिया की भी, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम पार्ट सी के ऊपर देखें तो ये इसकी डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो आई और के यूनिट वेक्टर की तरफ है, जो एरिया एलिमेंट है वो जे यूनिट वेक्टर की तरफ है। तो डॉट प्रोडक्ट अगेन आई डॉट जे और आई डॉट के जो है वो ज़ीरो होता है। तो तीसरे केस में भी हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो ज़ीरो आएगा। और चौथा केस, इट्स इंटरेस्टिंग, कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब फॉर ईच ऑफ दीज फेसेस। अगर तो आप चाहते हैं तो ये सारे 3 केसेस लें और उसको सारी फेसेस के लिए सेपरेट सेपरेट 6 फेस हैं क्यूब के, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। मैं यू विल फिगर आउट कि इट्स ज़ीरो, बिकॉज जो रीज़न मैंने अभी आपको दी थी कि अगर आपके पास क्लोज सरफेस के अंदर कोई सोर्सेज या सिंक्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होता है। तो आई विल गो द ईजियर वे, आई विल जस्ट टेल यू दैट इट्स ज़ीरो बिकॉज इट्स अ क्लोज सरफेस विद नो सोर्सेज और सिंक्स इनसाइड, सो आई कैन यूज़ दैट रूल कि अगर कोई सोर्सेज या सिंक्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा, एंड दैट्स इट। पार्ट डी का आंसर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा बिकॉज इट्स अ क्लोज सरफेस। सो दिस वाज अ बिट ईजियर प्रॉब्लम, बट यू सी you learn how to use these formulas. Now let's solve a little bit tricky problem. ये एक्सरसाइज 27.3 है, एंड दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, और इसको सॉल्व करके हम सीखेंगे कि फ्लक्स कैसे एक्चुअली कैलकुलेट होता है। सो लेट्स डू इट। आई मीन अगेन आई विल टेल यू एन ईजियर वे जो सिमेट्री आर्गूमेंट है, एंड देन आई विल सॉल्व इट मैथमेटिकली, बट लेट्स रीड द स्टेटमेंट। Calculate electric flux through the flat base and the curved surface of the hemisphere of radius r. The field E is uniform and parallel to the axis of the hemisphere, and the lines of E enter through the flat base. Use the outward pointing normal. बहुत सारा डेटा जो है हमें इसमें बताया हुआ है. We need to understand it. पहली जो सबसे चीज़ हमने समझनी है वो ये है कि ये हेमिस्फीयर है.
हेमिस्फीयर जो है वो आधे सफ़ेयर को कहते हैं। जनरली अगर आप किसी भी सफ़ेयर को सेंटर में से काट दें तो उसके दो हिस्से बन जाते हैं, दो हेमिस्फीयर। तो एक को नॉर्दर्न कहते हैं, एक को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। डजंट कंसर्न अस हियर, हम जहाँ पे सिर्फ एक हेमिस्फीयर कंसिडर कर रहे हैं। सो लेट्स मेक अ डायग्राम फॉर हेमिस्फीयर फर्स्ट। तो हेमिस्फीयर की डायग्राम हमारे पास कैसे होती है, हम इधर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बेस है और फिर हम क्या करते हैं, उसको यूँ मिला देते हैं। Okay, that is not bad, it's not good either. So anyway, I'm gonna erase this one and I'm gonna try and make it somewhat different by making a sphere. Okay, this didn't work, let's give it one more try. So let's give it समथिंग लाइक दिस। हमारे पास सफ़ेयर बन गया तो हम उसको फिर अरेज़ कर सकते हैं। और देखें अब ये सफ़ेयर बन गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेज़ कर सकता हूँ। अरेज़ में करूँगा इसको इस तरह के, मैं इन दो पॉइंट से काटूँगा और फिर मैं इस नीचे वाले को अरेज़ कर दूँगा। तो अब ये चीज़ जो हमारे पास बन गई है ना, इट्स अ हेमिस्फीयर। इट्स नॉट वेरी गुड हेमिस्फीयर बट स्टिल इट्स अ हेमिस्फीयर एंड इट शुड वर्क फॉर आवर प्रॉब्लम एंड आई शुड नॉट डू दैट। लेट मी ट्राई टू रिफाइन माई डायग्राम। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा रिफाइन करना चाहता हूँ। ओके, दिस इज़ अ हेमिस्फीयर और इस हेमिस्फीयर का जो एक्सिस है हमारे पास वो ये वाला है। ओके, ये उसके सेंटर से स्टार्ट होता है इस पॉइंट से और ये वाला एक्सिस है। इसको जब चाहें तो कोई भी नाम दे लें, लेट मी कॉल इट एक्सिस जी। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म है और इस एक्सिस के पैरेलल है। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बेस से एंटर हो रहा है। ये चीज़ भी बताई हुई है हमें, ये इस हेमिस्फीयर की बेस से एंटर हो रहा है और जो उसके ऊपर वाली कर्व्ड सरफेस है उधर से बाहर निकल रहा है। तो हमने इस टोटल हेमिस्फीयर से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। टोटल हेमिस्फीयर से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। फ्लक्स कितना होना चाहिए टोटल, बताएं ज़रा मुझे। ज़ीरो। आई मीन हम ये पढ़ चुके हैं कि क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होता है अगर उसके अंदर सोर्सेज या सिंक्स ना हो। तो ये चीज़ तो चलो डन हो गई, फ्लक्स ज़ीरो हो गया। लेकिन हमने इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। अब मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो देखिए हमारे पास कितनी सर्फेस हैं, दो सर्फेस हैं। एक ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है और दूसरी ये हमारे पास फ्लैट सरफेस है। और हमें ये भी हिंट दिया हुआ है कि जो आपने नॉर्मल जो लेने हैं ना वो आउटवर्ड जो डायरेक्शन होंगी ना उनको आप नॉर्मल लेंगे। सो हम गोना डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सी हैं, जो ये वाला केस है बेस का, उसमें हमारे पास आउटवर्ड जो है वो ये वाली डायरेक्शन है। तो इस केस में जो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है वो ये वाली है। जो हमारे पास दूसरा केस है सफ़ेयर का, उसके ऊपर मैं आता हूँ। उसके लिए हमारे पास डायरेक्शन बनेगी वो भी बाहर की जानिब बनेगी जो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हेज़ आंसर। आप बहुत आसानी से इस अगर बॉटम वाले के लिए कवर करें, मैं इसको 5 बॉटम कहता हूँ। तो अगर आप 5 बॉटम के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं 5 बॉटम, तो वो हमारे पास आता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। यही हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है ना। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो एरिया एलिमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एंगल इनके दरमियान 180 है और कोसाइन 180 जो है वो -1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास बन जाता है माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये भी बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल जो है वो ए डी ए आ जाएगा। और जो इंटीग्रल आएगा टोटल एरिया डी ए का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया एलिमेंट ऑफ दिस बॉटम सरफेस जो फ्लैट सरफेस है। और ये हमारे पास सरफेस जो है ये सर्कुलर सरफेस है। ओके, और आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमारे पास जो रेडियस है, जो रेडियस है इस बॉटम का, इसको अगर हम आर कह लें, तो जो हमारे पास एरिया एलिमेंट बनेगा वो पाई आर स्क्वायर बनेगा। और यूँ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो एंटर हो रहा है या बॉटम सरफेस का है, वो हमारे पास बनेगा फाई ई इक्वल्स माइनस ई टाइम्स पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो आपको इमीडिएटली पता चल गया कि कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। क्योंकि टोटल फ्लक्स ज़ीरो है तो उसमें से प्लस ई टाइम्स पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन हमने ये मैथमेटिकली प्रूव करना है। मैथमेटिकली प्रूव करने से पहले लेट मी गिव यू अ सिंपल आर्ग्यूमेंट। आई मीन दिस इज आल्सो मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट बट इट्स ईजियर वन, देन आई विल डू द हार्डर वे। आप दो यहाँ पे स्मॉल एरिया एलिमेंट लें, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे।
इनके जो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है ना वो ये वाली है, जो इस वाले की है वो ये वाली है, ये हमारे पास डी ए की डायरेक्शन है और ये हमारे पास डी ए है। ठीक है, तो आप इनकी डायरेक्शंस देख रहे हैं। अब अगर आप चाहें तो इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें। एक कंपोनेंट जो है वो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के बनेगा, एक परपेंडिकुलर के बने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेगा। यानी एक कंपोनेंट जो है ये वाला, ये डी ए परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, वो आप देख सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल बनेगा वो ये वाला बनेगा, तो इसको मैं कहता हूँ डी ए पैरेलल। सिमिलरली इसको भी अगर आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा डी ए परपेंडिकुलर और ये बनेगा डी ए पैरेलल। ओके, डी ए पैरेलल। तो अब अगर आप देखें तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं ना वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, बिकॉज एरिया एलिमेंट्स मैंने सेम लिए हैं और उनकी डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो दे कैंसल आउट, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये सारे एलिमेंट्स जो मैं सारे कह रहा हूँ क्योंकि हम इस पूरी सरफेस को अब ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज अ थ्योरेटिकल इंट्यूटिव आर्ग्यूमेंट, फिजिकल आर्ग्यूमेंट। तो इन सारे एलिमेंट्स के अगर मैं पैरेलल कंपोनेंट्स को ऐड करूं तो ये सारा एरिया एलिमेंट इस कर्व्ड सरफेस का बनेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। और अगर आप एक लम्हे के लिए गौर करें तो ये जितना भी एरिया पैरेलल बनता है, दरअसल दिस इज जस्ट इक्वल टू द एरिया ऑफ द बॉटम सरफेस, क्योंकि जो हमारा कर्व्ड सरफेस है वो इधर से स्टार्ट हो रही है, शेप में चेंज होती है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बॉटम सरफेस के बराबर है, यानी उसका जो डायामीटर है वो बॉटम के डायामीटर के बराबर है। तो जितना एरिया पैरेलल का बनता है कर्व्ड सरफेस का, वो दरअसल वही एरिया है जो बॉटम सरफेस का है। लेकिन इस केस में जो इसकी डायरेक्शन है एरिया एलिमेंट की वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बिल्कुल यही बनेगी, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। और आपने यहाँ पे इमीडिएटली फिजिकल आर्ग्यूमेंट से, सिमेट्री आर्ग्यूमेंट की बिना पे ये अखज़ कर दिया कि जो कर्व्ड सरफेस की वजह से फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन आती है वो ई टाइम्स पाई आर स्क्वायर आती है, बट विद प्लस साइन। दैट्स वेल इनफ, आप यही आर्गूमेंट दे के लिख सकते हैं, आपका जवाब ठीक है, बट आई वांट टू सॉल्व इट मैथमेटिकली। ओके, तो आई वांट टू सॉल्व इट मैथमेटिकली, तो हम ज़रा फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसको मैं कहता हूँ फाई कर्व्ड, और ये है हमारे पास ई टाइम्स ये है हमारे पास ई टाइम्स इंटीग्रल ई टाइम्स डी ए विद डॉट प्रोडक्ट। और हमने डॉट प्रोडक्ट को देख लिया है कि हमारे पास जो बनते हैं एरिया एलिमेंट, वो एंगल जो है वो ज़ीरो बनता है। ज़ीरो बनता है सिमिट्री के केस में। ओके, इस केस में आप एंगल को ज़ीरो नहीं कर सकते, सो आई एम गोना राइट इट ई ए कोसाइन थीटा। एंड दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट कि जो अभी मैंने पैरेलल और परपेंडिकुलर का आर्ग्यूमेंट दिया है वो फिजिकल आर्ग्यूमेंट था। आई डिडंट यूज़ एनी मैथमेटिक्स, आई जस्ट शोड यू कि जवाब वही आता है। अब मैं मैथमेटिक्स को यूज़ करने वाला हूँ, सो आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग विद कोसाइन थीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास ई डी ए कोसाइन थीटा। तो अब कर्व्ड सरफेस का जो एरिया एलिमेंट होता है ना स्मॉल, उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ये इसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर डी फाई साइन थीटा डी थीटा। ओके, ये आगे चल के कहीं पे हम ड्राइव करेंगे, या आपने शायद अभी तक इसकी डेरिवेशन देख ली हो, बट इट्स अ बेसिक थिंग। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो फाई सी बनता है वो बनता है इंटीग्रल ई इन आर स्क्वायर फिर इंटीग्रल ओवर मैं इंटीग्रल ओवर डी फाई नहीं देख रहा, इसका मतलब है कि एक ही इंटीग्रल लिख रहा हूँ, लेकिन हमें पता है कि हमारे वेरिएबल्स के ऊपर जो इंटीग्रेशन है वो है। और फिर बनेगा कोसाइन थीटा साइन थीटा डी थीटा। डी फाई के ऊपर इंटीग्रल लेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 पाई होती है, तो वो 2 पाई आ जाएगा। ई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो बाहर आएगा इंटीग्रल के वो बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर ई। और जो चीज़ इंटीग्रल के अंदर बनती है वो बनती है कोसाइन थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब ये वाला जो 2 है ना, इसको मैं इसके साथ मिला लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर ई इंटीग्रल ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। और साइन 2 थीटा का इंटीग्रल जो है वो होता है कोसाइन 2 थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर ई
डिवाइडेड बाई 2, और साइन का इंटीग्रल होता है कोसाइन 2 थीटा, इंटीग्रेशन थीटा की होती हैं 0 अप टू पाई, लेकिन इस केस में बनेंगी पाई बाई 2 बिकॉज हमारे पास आधा हेमिस्फीयर है। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, थीटा एंगल आप इधर से स्टार्ट करते हैं और इधर तक लेके आते हैं, तो ये एंगल जो है हमारे पास थीटा है, तो ये आप देख लें कि 0 टू पाई बाई 2 आता है। तो इसमें अगर आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स सब्सटीट्यूट करें तो कोसाइन 2 थीटा है, तो थीटा को पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 2 कैंसिल होगा और ये कोसाइन पाई रह जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा पाई आर स्क्वायर ई डिवाइड बाई 2, और कोसाइन पाई -1 होता है और माइनस कोसाइन 0 वो भी -1 होता है, तो ये आप देखें कि हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर ई। तो ये है हमारा कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वही वैल्यू आई है जो हमारे पास यहाँ पे आई थी ये वाली, लेकिन यहाँ पे ये आई है हमारे पास पॉजिटिव। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और उसकी रीज़न मैं ज़रा आपको बता दूं कि नेगेटिव क्यों नहीं आना चाहिए। ये जो कोसाइन का इंटीग्रल है ना, कोसाइन का साइन का इंटीग्रल जो है ना वो माइनस कोसाइन होता है, तो एक माइनस हमारे पास इस स्टेप में आएगा और इस स्टेप में हमारे पास यहाँ पे एक -2 आ रहा है, तो ये सारी ओवरऑल जो क्वांटिटी है ये प्लस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स आया वो बिल्कुल वही आया जो मैंने अभी आपको इंट्यूटिवली आर्गूमेंट दे के किया था कि ये पाई आर स्क्वायर ई आना चाहिए। तो टोटल फ्लक्स जो है वो इस हेमिस्फेरिकल जो हेमिस्फेयर है उसमें से हमारे पास 0 होना चाहिए। अब इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले क्विकली मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, और वो फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फ्लक्स का क्या ताल्लुक है किसी भी इर्रेगुलर शेप की सरफेस से। ओके, तो टॉपिक का नाम है फ्लक्स एंड लाइंस ऑफ फील्ड। तो हमें पता है कि जो कोई भी आप क्लोज्ड सरफेस लें अब इरेगुलर शेप की, इट्स गोना बी क्विक डिस्कशन 3-4 मिनट की, लेकिन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आप कोई भी इरेगुलर शेप की सरफेस लें, फ़र्ज़ करें कि ये सरफेस है और इसके अंदर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है उसमें से लाइन निकलती हैं और वो बाहर की जाने मूव करती हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। लेट मी शो अ फ्यू मोर इस डायरेक्शन में, ताकि हमारे पास कोई सिमेट्री बन जाए इस डायरेक्शन में, और लेट मी शो वन मोर एक्चुअली इस डायरेक्शन में। तो ये फील्ड लाइंस हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप गौर करें, आप इसी को नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। लेट मी क्विकली कॉपी एंड पेस्ट इट। और आपको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज से हमारे पास फील्ड लाइंस निकलती हैं वो क्या होती हैं, तो इस केस में हमारे पास जो चार्ज है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो बाहर की बजाय अंदर की बन जाएगी, की तरफ बन जाएगी, कि जो वो चार्ज के ऊपर टर्मिनेट होती हैं। तो इस केस में चार्ज नेगेटिव है और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ बन जाएगी इस डायरेक्शन में। ये चीज़ हमें पता है। यहाँ पे जो गौर करने की चीज़ है वो ये है कि इन दोनों सिचुएशंस में सरफेस जो है वो इरेगुलर शेप की है, और एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ लाइक द सेंट्रल आइडिया एट इन गॉसेस लॉ। दिस इज़ द हार्ट ऑफ गॉसेस लॉ जो आर्गूमेंट में आपको देने लगा हूँ। और वो रिलेशनशिप है फ्लक्स के दरमियान, शेप्स के दरमियान, जो क्लोज्ड सर्फेस हैं उनकी शेप्स के दरमियान, और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, एंड इट्स द सेंट्रल आइडिया इन गॉसेस लॉ। पॉजिटिव चार्ज से जितनी भी फील्ड लाइंस निकलती हैं, अगर वो पॉजिटिव चार्ज किसी क्लोज सरफेस, इन जनरल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर पड़े हैं, तो इट डजेंट रियली मैटर कि वो क्लोज सरफेस कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। हर फील्ड लाइन जो चार्ज से निकलेगी, पॉजिटिव चार्ज से, वो उस सरफेस के अंदर से गुजरेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज का, उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है कि इनकी जो रेंज होती है वो इन्फिनिट डिस्टेंस तक होती है, विच मीन्स लामहदूद डिस्टेंस तक। इट सिंपली मीन्स कि हर वो फील्ड लाइन जो इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज से एमिट होगी, आप जितनी बड़ी क्लोज्ड सरफेस ले लें वो फील्ड लाइन उस सरफेस में से गुजरेगी। अगर हर फील्ड लाइन उस सरफेस में से गुजर रही है तो इसका मतलब है कि जितना भी उस चार्ज की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फिक्स होगा। तो इसका मतलब है कि जो फ्लक्स है ना, वो जो चार्ज पड़ा हुआ है अंदर उस फील्ड के, उसके ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हर फील्ड लाइन जो चार्ज से निकली है वो सरफेस में से गुजरेगी। सो फ्लक्स कांस्टेंट है। फ्लक्स प्योरली किसी भी क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स होता है वो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है।
सेम इज़ द केस विद नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज उस सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है तो जो फ्लक्स होगा वो ऑफ कोर्स माइनस उसकी वैल्यू होगी क्योंकि फील्ड लाइंस अंदर की तरफ हैं, लेकिन वो प्योरली उस चार्ज के ऊपर डिपेंड करेंगी जो उस सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है। उस सरफेस की शेप कैसी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो कितने साइज़ की है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जस्ट और जस्ट एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी और वो चार्ज है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज पड़ा हुआ है। अब आपको समझ आ रही होगी अगर आपने कॉलेज में गॉसेस लॉ पढ़ा है कि ये आइडिया जो है दिस इज़ एक्चुअली द हार्ट ऑफ गॉसेस लॉ, दिस इज़ द गॉसेस लॉ, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो फ्लक्स है ना वो सरफेस की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन कि उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, वो डिसाइड करता है कि फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी। इट डजेंट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द सरफेस और साइज ऑफ द सरफेस। ये पहली चीज़। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? Electric field does depend on the shape and size of the surface. And this is again a central idea inside Gauss's law. Unfortunately मुझे ये इधर ही ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको रिवाइज करूँगा नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आप इस डायग्राम इस फार्मूला के ऊपर देखें तो इट डज डिपेंड ऑन आर स्क्वायर एंड दिस चेंजेस एवरीथिंग। हाउ इट चेंजेस एवरीथिंग? आप किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहें तो आप क्या देखते हैं कि उस पॉइंट का जहाँ पे चार्ज पड़ा है उससे फासला कितना है। अब देखें इस डायग्राम में, पहली डायग्राम में हमारा चार्ज इधर पड़ा है और ये वाला पॉइंट ले तो इसका ये वाला फासला है, और अगर आप ये वाला पॉइंट लें तो इसका ये वाला फासला है, और ये दोनों जो पर्पल एरोज हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, फासला डिफरेंट है। इसका मतलब है इन दो पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड डज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, which also means that it does depend on the shape of the surface and it does depend on the size of the surface. And this is the central idea in Gauss's law. बस आप इधर से ये दो चीज़ें याद रखें कि जो हमारे पास फ्लक्स है it doesn't depend on the size of the surface, it doesn't depend on the shape on the surface, it only depends on one thing, what is the net amount of charge inside surface, positive or negative, and net amount ये भी नहीं कि कितना चार्ज पड़ा है, और ये भी नहीं डिपेंड करता इस चीज़ के ऊपर भी कि वो चार्ज सरफेस के अंदर किस जगह पे पड़ा है। हो सकता है यही चार्ज इधर पड़ा होता और आप फ्लक्स कैलकुलेट करते तो फिर भी उतनी ही लाइंस गुजर रही होती और बाहर खड़े हो के आपको ना पता चलता कि चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर किस जगह पे पड़ा है। आपको सिर्फ ये पता चलता है कि अंदर इतना चार्ज है जिसकी वजह से इतना फ्लक्स आ रहा है। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस की इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सरफेस की शेप क्या है, सरफेस का साइज़ क्या है और उसके अंदर चार्ज किस जगह के ऊपर पड़ा हुआ है। ये दो चीज़ें आप याद रखें इस लेक्चर से। इनफैक्ट दिस इज़ द हार्ट ऑफ द लेक्चर एंड यही दो चीज़ें अगले लेक्चर में जाके डिफाइन करेंगी गॉसेस लॉ को, और why and how we use Gauss's law in some situations and not in other situations. And by the way, this was the question which was asked from me जब मैं यूनिवर्सिटी में अपनी पहली जॉब के लिए गया था। एंड मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को पता है बट नाम नहीं बताऊंगा कौन सी यूनिवर्सिटी थी। और वो जो इंटरव्यू वाला एचओडी था फिजिक्स डिपार्टमेंट का, उसने मुझसे पूछा एंड ही वाज लाइक, बट व्हाई, how do you decide what makes you use Gauss's law and not the Coulomb's law? What's special about Gauss's law? He was like, you have a closed surface. How can you explain it to me that you are going to use Gauss's law for this surface? What differentiates this surface from this surface? और जब मैंने उसको ये चीज़ बताई थी तो he was like, just leave it, you're selected. Okay, so these are the things, these are the concepts what people check, which shows your understanding. एंड आई एम एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ लाइक दी सेंट्रल आइडिया। आप ये चीज़ समझ लें आपके सारे मसाइल हल हो सकते हैं। एनीवे, तो आपने देख लिया कि फ्लक्स जो है इट डजंट डिपेंड ऑन द साइज, इट डजंट डिपेंड ऑन द शेप, इट डजंट डिपेंड ऑन कि चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर किस जगह के ऊपर पड़ा है। ऑल यू कैन नो बाई स्टैंडिंग आउटसाइड इज कि इसके अंदर इतना चार्ज पड़ा है और उसकी वजह से ये फ्लक्स पैदा हो रहा है। इसके बरक्स इलेक्ट्रिक फील्ड डज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सरफेस, इट डज डिपेंड ऑन द शेप ऑन द सरफेस, इट डज डिपेंड ऑन कि उस सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर किस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा है। ओके, हैविंग सेड दैट, ये दो चीज़ें आप याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे गॉसेस लॉ और मैं होपफुली उससे पहले ये रिवाइज करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।